कहां से आया और क्यों आया? जल्दी बता, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। शहर के शोर शराबे से दूर भारतीय सेना का एक विशाल आर्मी कैंप था। वही 14 साल का आर्यन इसी कैंप के बाहरी इलाकों और कचरे के ढेरों में अपनी जिंदगी तलाशता था। उसके कंधे पर फटा हुआ बोरा उसकी पूरी जागीर थी। लोग उसे देखते ही नाक सिकोड़ लेते। कोई उसे कूड़े वाला कहता तो कोई भिखारी। लेकिन आर्यन की आंखें बाज की तरह तेज थीं, जो धूल में भी काम की चीज ढूंढ लेती थीं। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, क्योंकि उसे पता था जो देर से उठता है उसे कचरे में भी हिस्सा नहीं मिलता। आर्यन के चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। माँ बाप का नाम उसे खुद याद नहीं था। बस इतना जानता था कि वह नाले के किनारे पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। उसकी जिंदगी एक बोरी में बंद थी। वही बोरी उसकी कमाई थी, उसका सहारा थी और कभी कभी उसका तकिया भी। वह कचरा चुनता था, कागज, लोहे के टुकड़े और सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें, क्योंकि बोतलें हल्की होती थीं, जल्दी बिक जाती थीं। हर बोतल उसके लिए सिर्फ कचरा नहीं थी, बल्कि अगले खाने की उम्मीद थी। वह सिर्फ झुका हुआ शरीर नहीं था, उसकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। उसे रास्ते याद रहते थे, गाड़ियां कितने बजे आती जाती हैं, कौन सा इलाका कब सुनसान होता है। यह सब उसने किताबों से नहीं सीखा था, यह उसकी जिंदगी की मजबूरी थी। हर दिन जब वह कचरे के ढेर से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ता, तो एक जगह पर उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती थी। वह जगह थी आर्मी कैंप। ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार और भीतर वर्दीधारी लोग। वह जगह आम लोगों के लिए डर की थी, लेकिन उसके लिए रहस्य थी, क्योंकि कई बार आर्यन ने देखा था कि कैंप के बाहर कुछ खाली बोतलें पड़ी रहती हैं, आम बोतलों से अलग, मोटी, साफ, महंगी। उसे नहीं पता था कि वहां क्या होता है, लेकिन उसकी नजर उन बोतलों पर टिक जाती थी। वह कभी अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन किस्मत अक्सर सोच से आगे निकल जाती है। उस दिन शहर में अजीब बेचैनी थी। सुबह से ही पुलिस की गाड़ियां घूम रही थीं, पर आर्यन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ बोरी भरनी थी। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी थी, और जब वह कैंप के पास पहुंचा तो देखा कांटेदार तार का एक हिस्सा नीचे झुका हुआ था। शायद रात में किसी भारी चीज से टूट गया था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अंदर बोतलें होंगी। वह झुका, बोरी को पहले सरकाया और खुद उसके पीछे पीछे भीतर चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे एहसास नहीं था कि उसने सिर्फ एक सीमा नहीं लांघी है, उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे खतरनाक लाइन पार कर ली है। और तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको, वहीं खड़े रहो। आवाज इतनी तेज थी कि लड़के के हाथ से बोरी छूट गई। प्लास्टिक की बोतलें जमीन पर फैल गईं और उनके टकराने की आवाज उस सन्नाटे में और डरावनी लगने लगी। वह पलटकर भागना चाहता था, लेकिन सामने 2 जवान बंदूक ताने खड़े थे। उसकी टांगें जैसे जमीन में गड़ गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह जगह आम नहीं है। एक जवान आगे बढ़ा, उसकी कॉलर पकड़ ली। कौन है तू? यहां कैसे घुसा? लड़के के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से बस डर टपक रहा था। आर्यन ने हाथ जोड़ दिए, जैसे वह रोज भीख मांगते समय करता था। लेकिन यहां कोई सिक्का नहीं, सिर्फ शक था। उसे तेजी से कैंप के अंदर एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में तेज लाइट थी, दीवारों पर नक्शे टंगे थे और बीच में एक मेज। मेज के पीछे बैठा अफसर चुपचाप उसे देख रहा था। वह न गुस्से में था, न मुस्कुरा रहा था, बस देख रहा था, और वह नजर लड़के को भीतर तक हिला रही थी। अफसर ने पूछा, नाम क्या है? लड़के ने सिर झुका लिया। कहां से आया? क्यों आया? सवाल बरसते जा रहे थे, लेकिन जवाब नहीं निकल रहे थे। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, बोतल। कमरे में बैठे जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तू मजाक कर रहा है? आर्यन ने जल्दी से जमीन पर गिरी बोतलों की तरफ इशारा किया। मैं बेचता हूं, खाना मिलता है। अफसर ने मेज पर उंगली थपथपाई। तू जानता है ये इलाका आम लोगों के लिए बंद है? लड़के ने सिर हिलाया। उसी वक्त बाहर से एक और जवान दौड़ता हुआ आया। उसने कान में कुछ कहा। अफसर का चेहरा सख्त हो गया। आज सुबह से अलर्ट है, उसने धीरे से कहा। और ठीक उसी दिन ये लड़का अंदर मिल जाता है। अब माहौल बदल चुका था। ये सिर्फ एक भिखारी नहीं रह गया था, यह एक शक बन चुका था। लड़के को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया।
बाहर पहरा था, अंदर वह अकेला बैठा कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोतलें चुनना कब इतना बड़ा जुर्म बन गया। रात गहरी होने लगी। बाहर कैंप में हलचल थी, रेडियो की आवाजें, गाड़ियों की आवाजाही। आर्यन दीवार से सटकर बैठा था। तभी उसे बाहर कुछ सुनाई दिया, फुसफुसाहट, तेज कदम और एक अजीब सी बेचैनी। उसने खिड़की की जाली से झांकने की कोशिश की। दूर कैंप के पीछे की तरफ नाले की दिशा में उसे कुछ हरकत दिखी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह वही इलाका था जहां वह रोज रहता था और उसे अचानक याद आया कि आज वहां पानी नहीं, अंधेरा कुछ ज्यादा था। लड़का उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसके डर से ज्यादा तेज कोई चीज थी। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। छोटे से कमरे में बंद वह लड़का दीवार से पीठ लगाए बैठा था, लेकिन उसका ध्यान अब कमरे में नहीं था। उसकी आंखें उस खिड़की की जाली से बाहर टिकी थीं, जहां से कैंप का पिछला हिस्सा दिखता था। वहां अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा था, इतना अंधेरा कि उसकी आंखों को चुभ रहा था। आर्यन को यह इलाका अच्छे से पता था। नाला, कच्ची जमीन, टूटे पत्थर और झाड़ियां, वह सब उसने सालों देखा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज नाले के पास हलचल थी और यह हलचल सामान्य नहीं थी। उसके कानों में हल्की हल्की आवाजें पड़ रही थीं, पानी की नहीं, इंसानों के कदमों की। उसी वक्त दरवाजा खुला। दो जवान अंदर आए। चुपचाप बैठा रहे, एक ने सख्ती से कहा। लेकिन आर्यन ने पहली बार हिम्मत की। साहब, पीछे। क्या पीछे? नाले की तरफ कोई है। जवान हंस पड़े। तू हमें सिखाएगा? दरवाजा फिर बंद हो गया। लड़का बेचैन हो उठा। उसका दिल कह रहा था कि अगर अब भी किसी ने नहीं सुना तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने दीवार पर हाथ मारा, चिल्लाया, वहां से आते हैं लोग, रोज आते हैं। कुछ देर बाद वही अफसर आया जिसकी नजर सबसे अलग थी। उसने कमरे में कदम रखते ही लड़के को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। तू कैसे जानता है? अफसर ने पूछा। आर्यन ने जल्दी जल्दी बताया, नाले में जहां पत्थर धंसते हैं वहां से चलने की आवाज अलग होती है। आज वही आवाज है और वहां आज पानी नहीं है। आज चल सकते हैं। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बाहर झांक कर देखा। रेडियो उठाया और कहा, पीछे की टीम तैयार रखो। नाले की तरफ। लड़के को बाहर निकाला गया। उसे टॉवर के पास खड़ा कर दिया गया। वहीं से नाला साफ दिखता था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दो साएं रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगले ही पल सायरन बज उठा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जवान दौड़े, टॉर्च जली, गोलियों की आवाज गूंजी। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागे, कुछ जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। जमीन पर हथियार पड़े थे और पकड़े गए लोग आम नहीं थे। उनके पास नक्शे थे, तार काटने के औजार थे। अफसर ने गहरी सांस ली। वह धीरे से लड़के की तरफ मुड़ा और कहा, अगर तू नहीं बोलता तो आज। उसकी आवाज वहीं थम गई। आर्यन चुप था। उसके लिए यह कोई बहादुरी नहीं थी, यह उसकी रोज की जिंदगी का सच था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पकड़े गए लोगों के बीच से एक आदमी ने लड़के को घूरते हुए कहा, यह लड़का हमें पहचानता है। और उसी पल पूरे कैंप में एक नया शक फैल गया। पकड़े गए आदमी के शब्द, यह लड़का हमें पहचानता है, कैंप में बिजली की तरह फैल गए। कुछ सेकंड पहले जो लड़का नायक बन रहा था, वही अब फिर से शक के घेरे में था। जवानों की निगाहें बदल गईं, बंदूकें फिर से तनी। अफसर का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब है तेरा? अफसर ने कैदी से पूछा। वह आदमी हल्की सी हंसी हंसा। मतलब साफ है साहब, ये लड़का नाले का है। जो वहां रहता है वो सब जानता है। कौन आता है, कौन जाता है। लड़के का दिल धक धक करने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन दो जवानों ने उसे थाम लिया। मैं सिर्फ रहता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं किसी को नहीं जानता। अफसर ने हाथ उठाकर जवानों को शांत किया। फिर वह लड़के को अलग कमरे में ले गया। यह कमरा पहले वाले से बड़ा था, लेकिन माहौल और भी भारी। सच सच बता, अफसर ने कहा। क्या तू इन्हें पहले से जानता था? लड़के की आंखों में पानी भर आया। साहब, वहां बहुत लोग आते हैं, कुछ रात में, कुछ दिन में। मैं नाम नहीं जानता, बस चेहरे देखता हूं और मैं कचरा चुनता हूं, बस। अफसर उसकी आंखों में झांकता रहा। वहां डर था, लेकिन झूठ नहीं। फिर भी नियम भावनाओं से नहीं चलते। जांच शुरू हो गई। लड़के से घंटों सवाल हुए। नाले की जिंदगी, वहां आने जाने वाले लोग, हर छोटी बात। इसी बीच एक जवान ने रिपोर्ट दी।
पकड़े गए लोगों के पास जो नक्शा था उसमें नाले के रास्ते को बहुत साफ दिखाया गया था। कोई अंदर से जानकारी दे रहा था, अफसर ने कहा। और फिर अचानक शक फिर से उसी लड़के पर आ गया। रात के तीसरे पहर लड़का अकेला बैठा सोच रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने बोलकर गलती कर दी। बाहर से 2 जवानों की आवाजें आ रही थीं। अगर ये शामिल हुआ तो इतना मासूम बनता है। उसी वक्त एक बूढ़ा हवलदार चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। डर मत, उसने धीमी आवाज में कहा। सच कभी बहुत देर तक छुपता नहीं, लेकिन किस्मत ने अभी और परीक्षा लिख रखी थी। सुबह होते ही खबर आई कि कैंप के अंदर से कुछ जरूरी कागज गायब थे और आखिरी बार उस जगह एक बच्चा को देखा गया था। वह वही कमरा था जहां आर्यन बैठा था। अब मामला सिर्फ शक का नहीं रहा था। अब सवाल सीधा था, क्या यह लड़का सिर्फ गवाह है या किसी बड़ी साजिश की चाबी? सुबह की पहली रोशनी कैंप में फैल चुकी थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। जरूरी कागज गायब थे, ऐसे कागज जिनका नाम तक आम लोगों को नहीं पता होता। अफसरों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। हर रास्ता, हर चेहरा, हर कदम शक के दायरे में था। और उस दायरे के बीच में आर्यन भी खड़ा था। उसे फिर से बुलाया गया। इस बार सवालों की धार और तेज थी। रात में कोई आया? तू कमरे से बाहर गया? किससे बात की? आर्यन ने हर सवाल का एक ही जवाब दिया, नहीं। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन शब्द सीधे थे। तभी बूढ़ा हवलदार आगे आया। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी, गीली मिट्टी में फंसा प्लास्टिक का ढक्कन। ये नाले के पास मिला, उसने कहा। और ये ढक्कन कैंप की बोतलों का नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने कहा, इसका मतलब साफ था, कोई बाहर का आदमी अंदर आया था। अफसर ने तुरंत आदेश दिया, सीसीटीवी निकालो। फुटेज चली। रात के तीसरे पहर एक परछाई दिखाई दी। वर्दी में नहीं, लेकिन चाल में भरोसा। वह परछाई उस कमरे के पास रुकी जहां लड़का था, फिर दूसरी दिशा में मुड़ गई। ये बच्चा नहीं है, अफसर ने कहा। जांच की दिशा बदल गई। शक अब भीतर के किसी आदमी पर था, किसी ऐसे पर जो रास्ते जानता था, समय जानता था। और तभी लड़के ने धीरे से कहा, साहब, जो आदमी पकड़ा गया था वो झूठ बोल रहा था। कैसे जानते हो? उसकी चाल, वो नाले में नहीं चलता। वहां रहने वाले लोग ऐसे नहीं चलते। ये छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ी थी। उसी वक्त खबर आई कि कागज एक स्टोर रूम के पास मिले हैं, आधे जले हुए। शायद किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। आर्यन को पहली बार खुली हवा में खड़ा होने दिया गया। उसे पानी दिया गया, खाना दिया गया। वह खाते हुए रो पड़ा, डर से नहीं, राहत से। अफसर उसके पास आया और कहा, अगर तू चाहे तो तू यहां से जा सकता है। लड़के ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में सपना साफ दिखा। अगर मैं जाऊं तो नाले में फिर अंधेरा ही होगा। अफसर चुप हो गया। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक जिंदगी का मोड़ है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि उसी शाम खबर आई कि जिस आदमी पर अंदरूनी शक था वह कैंप से गायब हो चुका था। और जाते जाते वह लड़के के लिए एक धमकी छोड़ गया था। शाम ढलते ही कैंप में अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिस आदमी पर अंदरूनी साजिश का शक था, उसका यूं गायब हो जाना किसी तूफान से कम नहीं था। हर जवान अलर्ट पर था। गेट सील कर दिए गए, तलाशी तेज हो गई और रेडियो पर लगातार संदेश गूंज रहे थे। उस माहौल में सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई था तो वह आर्यन था, क्योंकि धमकी उसी के लिए छोड़ी गई थी। बिना शब्दों के, सिर्फ एक जली हुई कागज की पर्ची पर बना हुआ निशान। वही निशान जो वह नाले के पास कई बार देख चुका था। अफसर ने लड़के को अपने पास बुलाया। इस बार आवाज में सख्ती नहीं, चिंता थी। अगर तू चाहे तो हम तुझे सुरक्षित जगह भेज सकते हैं। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। साहब, मैं भागना नहीं चाहता, मैं सच बताना चाहता हूं। उसने बताया कि नाले के पास कुछ महीने पहले अजनबी लोग आने लगे थे। वे उसे खाने के पैसे देते, उससे रास्तों के बारे में पूछते। वह नहीं समझता था कि ये सवाल क्यों हैं, लेकिन भूख के सामने सवाल छोटे पड़ जाते हैं। उसे तब समझ आया जब उसने कैंप में नक्शे देखे। वही सवाल, वही रास्ते। यह सुनते ही अफसर का चेहरा सख्त हो गया। अब तस्वीर साफ थी। लड़का अपराधी नहीं था, वह सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। आदेश मिला, उस गायब आदमी को पकड़ना है, किसी भी कीमत पर। रात में अचानक अलार्म बजा। बाहरी इलाके में हलचल थी। ड्रोन से देखा गया, एक परछाई नाले की तरफ भाग रही थी।
अफसर ने बिना देर किए टीम भेजी। लड़का भी टॉवर से देख रहा था। वही नाला, वही रास्ता। भागता हुआ आदमी फिसला और जवानों ने उसे घेर लिया। जब उसे पकड़ा गया तो वह चिल्लाया, अगर ये लड़का नहीं होता तो तुम कुछ नहीं जान पाते। सुबह होते होते साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। शहर में खबर फैली, लेकिन लड़के का नाम कहीं नहीं आया। अफसर ने ऐसा ही चाहा था, क्योंकि कुछ हीरों को शोर नहीं, सुरक्षा चाहिए होती है। कुछ हफ्तों बाद वही लड़का अब कैंप के पास बने एक छोटे से स्कूल में बैठा था। हाथ में किताब, आंखों में भरोसा। वह अब भी कचरे के ढेर को देखता था, लेकिन डर से नहीं, याद से। एक दिन उसने अफसर से पूछा, साहब, क्या मैं बड़ा होकर वर्दी पहन सकता हूं? अफसर मुस्कुराया, अगर इरादा सच्चा हो तो वर्दी खुद रास्ता बना लेती है। शाम को जब सूर्य अस्त हुआ, कैंप के बाहर वही नाला शांत था, लेकिन उस नाले से निकल चुकी थी एक कहानी, एक ऐसे लड़के की जो कूड़े में पला, साजिश में फंसा और सच के साथ खड़ा होकर अपनी तकदीर बदल गया।